इससे पहले आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लूइड पढ़ी थी। किसी भी फ्लूइड में तीन तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। एक उसकी फ्लो की वजह से काइनेटिक एनर्जी, एक फ्लूइड कितनी हाइट तक हमने फिल करा हुआ है या फ्लूइड को कितनी हाइट तक हमने रखा हुआ है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड होती है फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी। हम लोगों ने इन एनर्जीज को पर यूनिट मास एंड पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के देखा था। नाउ अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज प्रिंसिपल, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of a fluid is always conserved, but that fluid should be incompressible and it should flow through a streamlined motion. तो अगर कोई फ्लूइड किसी कंटेन ट्यूब में या किसी प्रिसाइज रीजन में से स्ट्रीमलाइन मोशन से फ्लो कर रहा होता है, और अगर वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो ऐसे फ्लूइड के लिए उसके फ्लो के हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कंजर्व रहती है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का एडिशन पर यूनिट वॉल्यूम सेम बना रहता है। आसान सी बात है। तो इसी को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक छोटा सा अरेंजमेंट देखते हैं। मान लो हमारे पास में एक ट्यूब है जिसके एंड्स के क्रॉस सेक्शन एरियाज A1 और A2 है। यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड बॉटम का एरिया ज्यादा है, A1 इज ग्रेटर देन A2। तो मैंने ट्यूब का नेम XY रख दिया। So let's say the name of our tube is XY, जहां पे इसके X वाले एंड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 है, एंड Y वाले एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, जहां पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A1 इज ग्रेटर देन A2। अब हमने X वाले एंड की हाइट को रखा है H1 और Y वाले एंड की हाइट को रखा हम लोगों ने H2। यहां पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि H1 इज लेसर देन H2। आसान सी बात है। और साथ ही साथ जब फ्लूइड इस रीजन में, मतलब एक्स वाली ओपनिंग से एंटर कर रहा है, तो फ्लूइड की वेलोसिटी है v1, और जब फ्लूइड इस y वाली ओपनिंग से लीव कर रहा है तो फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, v2। आसान सी बात है। साथ ही साथ मैं ये बोल सकता हूं कि इस एंड पे जो फ्लूइड प्रेशर लगाएगा दैट विल बी p1, और इस एंड पे फ्लूइड जो प्रेशर लगाएगा दैट विल बी p2। तो ये सारे वेरिएबल्स हम लोगों ने इनिशियली अज्यूम कर लिए। आसान सी बात है, इजी। सो अब हम लोग इन्हीं सारे वेरिएबल्स का यूज करते हुए बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिराइव करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहां पे मान के चलते हैं कि फ्लूइड की डेंसिटी रो है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि फ्लूइड का कितना मास इस ट्यूब में पर सेकंड एंटर कर रहा है। तो मास एंटरिंग ट्यूब पर सेकंड, अगर इसको मैं m1 बोल दूं तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। तो फ्लूइड की डेंसिटी तो रो है, अब इसका वॉल्यूम जो एंटर करेगा पर सेकंड, उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एरिया टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स पर सेकंड। तो फिलहाल के लिए मैं इसको t लिख रहा हूं, सिंस मैंने t को 1 सेकंड बोला है, तो यहां पे t हटा के अब मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा m1 को, m1 इज इक्वल टू रो टाइम्स a1 टाइम्स v1, एंड this will be the mass entering the tube per second. Similarly, mass leaving tube per second. Tube per second. कितना हो जाएगा, m2 will be rho times a2 times again v2, टाइम फिर से 1 सेकेंड है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं t is equals to 1 सेकेंड। अब हम लोगों ने बोला है कि हमारा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर कोई भी मास ना तो बीच में से कभी लीव हो जाएगा, ना कोई एडिशनल मास बाहर से इसके फ्लो में एंटर कर सकता है। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड यहां से एंटर करेंगे, सेम उतने ही इस ट्यूब को लीव भी करेंगे। तो इसी के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंटरिंग, जितना मास एंटर करता है उतना ही मास लीव करता है, और इसको मैंने कांस्टेंट मानते हुए वैल्यू को m ले लिया। ठीक है। सो दिस इज द मास ऑफ द फ्लूइड विच इज एंटरिंग एंड लीविंग द ट्यूब। तो यहां से m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो टाइम्स a1 टाइम्स v1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू रो टाइम्स a2 टाइम्स v2 विच इज इक्वल्स टू m। अब यहां पे ना ये मेरे पास में ट्रिपल रिलेशन आ गया, मतलब इक्वालिटी दो यूज कर रहा हूं मैं यहां से। तो आप जनरली जब इस फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करोगे या सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे, इन दोनों से ही कंपैरिजन से मुझे एक चीज मिलेगी, दैट a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, और दोनों ही किसके इक्वल आ जाएंगे, m अपॉन रो के।
और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की तरह से मार्क कर देंगे क्योंकि बाद में ये हमारे यूज आने वाली है। आसान सी बात है। अब ट्यूब के लेफ्ट एंड पे मतलब एक्स पे जो प्रेशर है मैंने उसको P1 बोला था, और राइट एंड जो कि Y है उस पे प्रेशर P2 होगा। मतलब P1 प्रेशर से फ्लूइड इसमें एंटर हो रहा है और P2 प्रेशर से इसमें से लीव हो रहा है, राइट। सो इन दो प्रेशर्स की वजह से जो फोर्सेस बनेंगे, फोर्सेस ऑन दी एंड्स ऑफ ट्यूब, फोर्स क्या होता है, प्रेशर टाइम्स एरिया। तो लेफ्ट वाले एंड पे मतलब एक्स वाले एंड पे जो फोर्स होगा वो हो जाएगा P1A1, एंड राइट वाले एंड पे जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा P2A2। आसान सी बात है। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, जो लेफ्ट साइड है यहां से जो फोर्स लग रहा है वो फ्लूइड को अंदर की तरफ धक्का दे रहा है, और राइट वाले साइड पे जो फोर्स लग रहा है उससे फ्लूइड बाहर जा रहा है। आसान सी बात है। तो द वर्क डन बाय दीज फोर्सेस इन 1 सेकेंड, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स एंड पे एट एक्स लिख देता हूं मैं, वाइल एंटरिंग जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, F1 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा मैं, वेलोसिटी इंटू टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकल जाती है, और सिंस टाइम को मैं क्या लेने वाला हूं 1 सेकेंड, तो W1 क्या बन जाएगा, F1 टाइम्स V1। इजी। ऐसे ही एट Y, that means while leaving the tube, so W2 ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, F2 टाइम्स V2, ये बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं F1 और F2 की वैल्यूज यहां पे पुट कर दूं, so W1 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, P1 A1 V1, एंड W2 क्या बन जाएगा, P2 A2 V2। इसमें कोई दिक्कत, इजी। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 से A1 V1 और A2 V2 की वैल्यूज निकाली थी जो कि थी m by rho। सो फ्रॉम 1 इन दीज टू इक्वेशन, फ्रॉम 1 W1 will be P1 times m upon rho and W2 will be P2 times m upon rho। आसान सी बात है। जहां पे P1 और P2 क्या है, इन दो एंड्स के ऊपर प्रेशर, P1 जितने प्रेशर से फ्लूइड अंदर आ रहा है और P2 जितने प्रेशर से फ्लूइड लीव कर रहा है ट्यूब को। अब मैंने इन प्रेशर से होने वाले वर्क निकाल लिए, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूं इन दोनों वर्क्स का डिफरेंस। एक्चुअल में होता क्या है, फोर्सेस की वजह से जो वर्क किया जाएगा फ्लूइड के ऊपर, वही वर्क फ्लूइड के अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म्स में स्टोर हो जाएगा, और इसी का यूज करते हुए हम लोग हमारा डेरिवेशन डिराइव करेंगे, राइट। सो नाउ द नेटवर्क डन ऑन फ्लूइड, नेटवर्क कैसे निकलेगा, एक W1 से अंदर जा रहा है फ्लूइड और W2 से बाहर आ रहा है। अच्छा, सिंस फ्लूइड अंदर जा रहा है W1 से, दैट मींस ये जो प्रेशर P1 है इसकी वैल्यू P2 से ज्यादा होगी, क्योंकि P1 से फ्लूइड को अंदर पुश किया जा रहा है एंड P2 से उसको लीव किया जा रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, नेटवर्क के लिए W net इज इक्वल टू W1 माइनस W2, दैट विल बी P1 माइनस P2 टाइम्स m अपॉन रो, और इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अ नेटवर्क डन ऑन द फ्लूइड एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज विद इन द फ्लूइड। आसान सी बात है। नाउ हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑन दीज टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, एंड x एंड y। तो अगर आप x के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट x विल बी कितना हो जाएगा, mg h1, ये तो होगा। और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड y, दैट विल बी mg h2। अब लिक्विड या फ्लूइड यहां से यहां तक जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ तो चेंज आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा PE, दैट विल बी PE2 माइनस PE1 क्यों, क्योंकि यहां पे फ्लूइड की हाइट ज्यादा है, तो H2 हाइट पे जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, H1 हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी। सो दैट विल बी डेल्टा PE विल बी mg H2 माइनस H,
इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जीज, यहां पे मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जीज। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज, kinetic energies at this end x will be half m v1 square and kinetic energy at the end y will be half m v2 square। अब ऑब्वियसली जब फ्लूइड x से y तक फ्लो करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और इस बार काइनेटिक एनर्जी में आने वाला चेंज निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब जरा ध्यान से देखो, हमने एक कंटिन्यूटी प्रिंसिपल पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 होता है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे v1 अपॉन v2 का रेशियो बना लूं तो क्या बन जाएगा, a2 अपॉन a1। अच्छा, a2 अपॉन a1 का रेशियो एक्चुअल में दिस इज लेस देन 1 क्योंकि a2 इज स्मॉलर देन a1, सो v1 अपॉन v2 भी लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि v1 इज लेस देन v2, तो v1 इज लेस देन v2। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के ई विल बी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इजी। अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब जो फ्लूइड ने वर्क डन किया था, उस वर्क डन की वजह से फ्लूइड के अंदर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो हो ना हो मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट द वर्क डन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आसान सी बात है, ठीक है। अब वर्क डन कितना था टोटल, दैट वाज P1 माइनस P2 टाइम्स m अपॉन रो। सो यहां लिख दूंगा मैं P1 माइनस P2 टाइम्स m अपॉन रो। The change in potential energy is mg h2 minus h1 and the change in kinetic energy is half m v2 square minus v1 square। आसान सी बात है। अब आप देखोगे तो आपको सारी की सारी टर्म्स में m दिखाई दे रहा है, तो यहां से अगर मैं RHS से m ले लूंगा तो कॉमन होके ये m LHS के m से कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको बस रीअरेंज करना है। सो रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो सामने आ गया g टाइम्स रो टाइम्स h2 माइनस g टाइम्स रो टाइम्स h1 प्लस का हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस का हाफ रो v1 स्क्वायर। अब जितनी भी वन वाली टर्म्स हैं, इन वन वाली टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे और यहां से टू वाली टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे। सो फाइनल रिलेशन हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा दैट P1 प्लस रो टाइम्स G टाइम्स H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो टाइम्स G टाइम्स H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब अगर आप नोटिस करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली इसके इक्वल आ जाती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो फाइनली होगी जब फ्लूइड लीव कर रहा होगा ट्यूब में से, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन फ्लूइड इज लीविंग द ट्यूब एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल होगी। तो हो ना हो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is conserved। हम लोग यहां से एक कंक्लूजन लिख सकते हैं दैट P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट मीन्स कांस्टेंट। यही होती है बर्नौली के प्रिंसिपल की स्टेटमेंट। आसान सी बात है, इजी।